स्वागत है आपका ई एजेंडा आज तक में। और इस सत्र में हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ लाइव इस समय आ चुके हैं और कुछ ही देर के बाद हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस सत्र में लाइव मौजूद रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पहला सवाल मेरा आपसे आज के हादसे से जुड़ा हुआ है। 24 मजदूरों की मौत हो गई एक बार फिर सड़क हादसे में। आज सुबह की यह सबसे दर्दनाक खबर है। एक तरफ सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज ला रही है, दूसरी तरफ विपक्ष और आए दिन होने वाली घटनाएं यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि पैकेज और प्लानिंग क्या दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये मानता हूं कि शायद हर एक हृदय व्यथित हुआ होगा, दुखी हुआ होगा ये सुनकर के कि यह जो उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ और जिसमें इस तरह के दर्दनाक मृत्यु ऐसे प्रवासी श्रमिकों की हुई। लेकिन हमको इस विषय को इस दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा कि ये लोग पैदल चलने को मजबूर क्यों हो रहे हैं। पहले राज्य की सरकारों ने इस बात की अपेक्षा लोगों में जगाई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में आह्वान किया था, तब लोग रुके थे, अपनी जगहों पर रह रहे थे। लेकिन इमोटिव प्रेशर निश्चित रूप से ऐसे समय में होता है। राज्यों ने ऐसी आकांक्षा अपेक्षा लोगों में जगाई कि केंद्र सरकार अनुमति दे, भारत सरकार का गृह मंत्रालय अनुमति दे तो हम तुरंत सारे मजदूरों को अपने अपने यहाँ से बसें लगा करके लेके आएंगे। संख्या बहुत बड़ी थी, वो शायद इसमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि रेल चालू की जाए। अब रेल चालू करने के लिए जो एसओपी जारी किया गया है उसमें जिस जगह से जाना है उस राज्य को और जिस जगह को जाना है उस राज्य को, दोनों राज्यों को सहमति व्यक्त करते हुए उसके बाद में रेल का इंडेंट इशू करना होता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे झारखंड है, चाहे वेस्ट बंगाल है और चाहे महाराष्ट्र है, ये सब प्रदेश जो हैं अपने यहाँ से मजदूरों के बाहर जाने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे सभी राज्य बाहर जाने और उन अपने यहाँ के लोगों को अपने देश प्रदेश में आने, इसको लेकर के अभी जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे और उसके कारण से लोग इम्पेशेंट हुए हैं। इम्पेशेंट होकर के लोग जो है वो घर से सड़क पर निकले। ये निश्चित रूप से दुख और तकलीफ का कारण है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, माननीय अमित शाह जी ने भी ट्वीट करके सब राज्यों से रिक्वेस्ट भी किया है, बात भी की है कि यथासंभव सबको रोकने का प्रयास करें। हमने रेल की व्यवस्था की है और आप ऑर्गेनाइज करके सब लोगों को जो है चलाने की, सब लोगों को रेल के माध्यम से अपने स्थान पर जहां जाना चाहें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग रुके हैं उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शेल्टर की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, इस सब के लिए भी अरब से पर्याप्त पैसा सब राज्यों को दिया गया है। मुझे लगता है कि राज्यों को बहुत प्रोएक्टिव मैनर में इस समय में काम करने की आवश्यकता है और हम सब मिलकर के ये दुख और तकलीफ जो लोगों का है कि लोगों को मजबूरन पैदल चलना पड़ रहा है, इसको समाप्त कर सकते हैं। 48 घंटे में इसको कम किया जा सकता है, एकदम शून्य के लेवल पे लाया जा सकता है यदि सारे राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर के तारतम्य के साथ, समन्वय के साथ, सिंक्रोनाइज के वे में जो है अपने यहाँ से ट्रेन मूवमेंट को इंश्योर करें। राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या? खासतौर पर राजस्थान, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में निश्चित रूप से तारीफ कर चुके हैं। मैं आपको प्रश्न करना मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मैं किसी राज्य के विषय परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने परसों शाम तक जहां अपने यहां पर लगभग 400 ट्रेन को ले लिया था, अब तक 500 से ज्यादा ट्रेन आई हैं। बिहार की सरकार ने भी पहले धीरे धीरे करते हुए लेकिन अब 246 ट्रेन परसों तक ले ली थी, आज वो अब 300 से पार कर गया है। लेकिन वहीं परसों तक राजस्थान ने कुल मिलाकर के जो है 16 ट्रेन ली थी। महाराष्ट्र की सरकार ने 4 ट्रेन अपने यहाँ अनुमति दी थी। वेस्ट बंगाल की सरकार ने 6 या 7 ट्रेन की अनुमति दी थी। ठीक ये स्थिति झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी थी। निश्चित रूप से राज्यों को, दोनों राज्य जहां से मजदूरों को आना है और जिस जगह पे जाना है, आज मेरे यहाँ जोधपुर मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मेरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बंगाल के और 4000 से ज्यादा लोग बिहार के रुके हुए हैं। अब दोनों राज्य जो हैं अपने यहाँ से भेजने वाला राज्य और जिस राज्य को जाना है, ये दोनों सहमति व्यक्त करें तो तुरंत रेल प्रोवाइड करके उनको घर भेजा जा सकता है। लेकिन वो सहमति उनकी आपस में नहीं बन पा रही है। उस मॉडलिटी के अभाव में
जो है ये मजदूरों को परेशानी हो रही है। वो रोजाना कोशिश ये करते कह हैं रहे कि हैं अब सर हमको घर जाना है, हमारी व्यवस्था कीजिए। कि मध्य प्रदेश का मजदूर अगर महाराष्ट्र से पैदल चलते हुए पटरी पर कट के मर जाता है तो महाराष्ट्र की सरकार की जिम्मेदारी है, वो हत्या की जिम्मेदार है। और उत्तर प्रदेश का मजदूर अगर ट्रक में सवार होने की वजह से औरैया में मर जाता है तो राजस्थान या पंजाब या छत्तीसगढ़ या जिस भी राज्य से वो आ रहा है वहां की सरकार जिम्मेदार है। निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब की जिम्मेदारी है। जो भी स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, और उसमें मैं मानता हूं कि मीडिया के मित्र भी उसमें उतने ही जिम्मेदार हैं जो इस तरह के पैनिक को फैलाने के लिए जो है वो इस तरह की न्यूज को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको इस समय सबको मिलकर के उनको पैसिफाई करने की, वो अपनी जगह पर रुकें, इस तरह के संदेश को नीचे डिसिमिनेट करने की आवश्यकता है। ये चीज और आगे ना हो, मजदूर वापस अपनी जगहों पर लौटने को तैयार हों, उनको रोजगार की दिशा में, उनको काम वापस शुरू होने की दिशा में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे। आत्मनिर्भर भारत के इस प्लान में आपके मंत्रालय के पास आगे का रोड मैप क्या है, जल शक्ति मंत्रालय के पास? देखिए, आत्मनिर्भर भारत में जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को, मजदूरों को, गरीबों को, सबको अब तक घोषित पैकेज में सारे स्टेक होल्डर्स को वापस अपनी एक्टिविटीज को रिवाइव करने के लिए हैंड होल्डिंग का प्रावधान किया गया है। जहां तक मेरे मंत्रालय का प्रश्न है, मैं मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो जल जीवन मिशन चला रही है, उस जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने राज्यों को आग्रह किया है कि अपनी गतिविधियों को बहुत तेज करने की आवश्यकता है। लगभग देश के प्रत्येक राज्य के पास में भारत सरकार की पिछले साल की दी हुई अनस्पेंट बैलेंस अभी तक पड़ा है, जो खर्च नहीं हुआ ऐसा पैसा पड़ा है, और इस दूसरी किस्त का पैसा हम देने को तैयार हैं। राज्यों को तुरंत जल जीवन मिशन में काम प्रारंभ करना चाहिए, और वो इस तरह से सहयोगी हो सकता है इस परिस्थिति में कि जब प्रत्येक गांव में आप पीने के पानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ट्रेंचेस खुदती हैं, पाइप्स ले डाउन होते हैं, टंकी बनती है, सीमेंट का उपयोग होता है, सरिये का उपयोग होता है, पाइप का उपयोग होता है, प्लम्बर को काम मिलता है, मजदूर को ट्रेंच खोलने के लिए काम मिलता है, नल को जोड़ने वाले को काम मिलता है, हर एक व्यक्ति को उसमें कुछ न कुछ काम मिलता है। एक बड़े पैमाने पर एक्टिविटी प्रारंभ की जा सकती है, हर गांव में प्रारंभ की जा सकती है। जल जीवन मिशन रोजगार का एक बहुत बड़ा प्रदाता हो सकता है। हमने राज्यों से, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर के हमने एक जो है कॉमन रिक्वेस्ट राज्यों को भेजी है, और उनसे आग्रह किया है कि आप नरेगा में वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज को बहुत तेजी के साथ में प्रारंभ कर सकते हैं। नरेगा की जो है दैनिक मजदूरी की राशि को भी 11-12% इस बार बढ़ाया गया, 182 रुपए से 202 रुपए किया गया, और इस तरह से जो है हम लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों के आंकड़ों को अगर मैं देखूं तो पिछले 2 महीने में ही नरेगा के इस लॉकडाउन के पीरियड में ही नरेगा के कार्यों में 2.87 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं, और में काम हुआ है, और 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो है इन दिनों में ही, पिछले दिनों में हुआ है जी। तो निश्चित रूप से सरकार इन सारे विषयों पर एक साथ केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन प्रभावी ढंग से हम सबको मिलकर के, राज्यों को और केंद्र को सहकार की भावना के साथ में मिलकर के इसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। शेखावत जी, गंगा के किनारे हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाने का एक प्लान सामने आया, उसको लेकर आपसे कुछ चीजें जाननी बाकी हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आ गए हैं। स्वागत है तोमर जी आपका। आप सुन रहे होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारी बातचीत। मैं पहला सवाल आपसे जो किसानों के मामले में पूछना चाहता हूं वो विपक्ष के आरोप से जुड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कल एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि रबी फसलों की कीमत ठीक से नहीं मिली, किसान को 80,000 करोड़ से 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, और भरपाई के नाम पर सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी बल्कि राहत पैकेज का झुंझुना दे दिया। आप क्या कहिएगा इस पर? रोहित जी, कांग्रेस को असत्य बोलने की आदत पड़ गई है, और जिन्होंने संकल्प कर लिया है कि उनको असत्य बोलकर देश को गुमराह करना है, उनका इलाज तो जनता पहले भी करती रही है, आने वाले कल में भी करेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में चाहे गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, समर्थन मूल्य पर बहुत तेजी के साथ खरीद हो रही है।
275 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, 60 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, 8 लाख टन से अधिक मात्रा में दलहन और तिलहन की खरीद हो चुकी है। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि समर्थन मूल्य पर खरीद का पैसा यह 75,000 करोड़ रुपया है। इसी प्रकार से 18,000 करोड़ रुपया पीएम किसान के अंतर्गत है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसी लॉकडाउन के पीरियड में जो है 6,000 करोड़ रुपए से अधिक किसान की जेब में गया है। लॉकडाउन के इस कालखंड में 1 लाख करोड़ रुपए की तरलता किसान को प्राप्त हुई है, यह अपने आप में इतिहास है। और किसान ने पूरी फसल ली है, फसल इस बार भी अच्छी आई है, फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। अभी किसान को इस दृष्टि से खाद्यान्न में, दलहन में कोई नुकसान की शिकायत नज़र नहीं आई है। और किसान ने इस अवसर पर ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं उनकी बुआई भी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 45% अधिक की है। किसान खुश है। यह सच है कि लॉकडाउन के अवसर पर सारे देश को असुविधा हुई है, उसमें असुविधा का सामना किसान को भी करना पड़ा है, लेकिन किसान ने पूरी शिद्दत के साथ इस लॉकडाउन के अवसर पर कोरोना से योद्धा बनकर लड़ाई लड़ी है और उसने अपनी फसल को भी बचाया है, देश को भी बचाया है। लेकिन तोमर जी, किसान तो लड़ ही रहा है अपनी जगह खड़े होकर, वो तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है। आरोप ये लग रहा है सरकार पर कि सरकार ने खाद महंगी कर दी, यूरिया महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, कृषि के जो इक्विपमेंट हैं उन पर जीएसटी लगा दिया। किसान की लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसके अनुपात में उसको पैसा नहीं दे रही है सरकार, जबकि किसान पूरी ताकत लगा रहा है देश को अपने पैर पर खड़ा रखने के लिए। प्रतिपक्ष को यह समझना चाहिए कि वर्षों पहले स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आई थी और उस रिकमेंडेशन में था कि किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी उन्हें मिलना चाहिए। 10 साल यूपीए के माध्यम से कांग्रेस सरकार में रही, उसने रिकमेंडेशन को नहीं माना। आज फसल का समर्थन मूल्य जो तय होता है उसकी लागत उसमें आकलित की जाती है और लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करते हैं। उसी समर्थन मूल्य पर हम खरीद रहे हैं। जहां तक किसान को मदद का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए पूरी ताकत के साथ, प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए हैं। किसान को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कांग्रेस की सरकार के समय किसानों को के लिए कुछ भी नहीं किया गया। एमएसपी भी मुनाफेदार नहीं था। हम लोगों ने एमएसपी को 1.5 गुना किया और वहीं 1 वर्ष के भीतर 71,000 करोड़ रुपया पीएम किसान योजना के माध्यम से किसान की जेब में डालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसमें कांग्रेस का या अन्य का कोई योगदान नहीं है। इसलिए कांग्रेस को असत्य बोलकर गुमराह करने से बाज आना चाहिए। शेखावत जी, गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर जमीन पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये लोकल के लिए वोकल, आत्मनिर्भर भारत उस दिशा में रोड मैप का हिस्सा है जो सरकार ने अभी प्लान रखा है। लेकिन आपके विरोधी और आम लोग भी ये पूछने लगे हैं कि सर ये तो लंबी परियोजना है, अभी के लिए क्या? देखिए, जब ऐसे किसी भी पैकेज पर एक समय में हम बात करते हैं तो हमको जो है दूरगामी लक्ष्य लेकर के तुरंत सहायता के लिए जो कुछ आवश्यक था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दिया गया, लेकिन दूरगामी लक्ष्य के साथ में ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी संभावनाओं को तलाश करके उन संभावनाओं का उपभोग किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से नए एवेन्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं, नए आयाम खड़े किए जा सकते हैं, इस दृष्टिकोण से इस पैकेज को निर्धारण किया गया। जहां तक जो है मेडिसिनल प्लांट की खेती की वह विषय है, आज पूरी दुनिया इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए प्लांट ओरिजिन की चीजों को खोज रही है। इसके अतिरिक्त भी
ऐसी जड़ी बूटियों से या जो है मेडिसिनल प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल करके, एरोमेटिक प्लांट से एरोमेटिक जो है एसेंस निकाल करके हम पूरी दुनिया के मार्केट में काम करने के लिए अपने किसान को और अपने छोटे एंटरप्रेन्योर्स को एक बड़ी जो है विंडो खोल सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर खड़ा कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देश में 4000 करोड़ रुपए का निवेश इस पैकेज के द्वारा इसके लिए घोषित किया गया कि हम देश में मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती कर सकें, अपने किसानों के लिए आय का एक नया, आजीविका का एक नया साधन खोज चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रारंभ से इस बात की चर्चा करते हैं कि गंगा के किनारे पर और अन्य नदियों के किनारे पर भी हमको इस तरह के हर्बल प्लांट्स की खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक रूप से करनी चाहिए, ताकि नदियों का प्रदूषण भी कम हो, किसानों की आमदनी भी बढ़े और उनके आजीविका के लिए एक नए साधन खुले। हमको इस विषय को समझना पड़ेगा। कल के पैकेज को यदि आप देखें, कृषि क्षेत्र में जो पैकेज दिया गया है, आज हमारे देश की, जैसा आदरणीय नरेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे, हम दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न के उत्पादक हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े शुगर केन के उत्पादक हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े कॉटन के उत्पादक हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े दूध के उत्पादक हैं, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फल और सब्जी के उत्पादक हैं। इसी की लगभग यही स्थिति मीट और पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स में, फिशरीज के एक्सपोर्ट्स में भी है। हमको इस विषय को समझना पड़ेगा कि क्यों आज हमारा किसान दबाव में। हमको यदि इसमें परिवर्तन लाना है तो दूरगामी लक्ष्य के साथ में ये जो परियोजना, जो इस पैकेज के माध्यम से जो तय किया गया कि 1 लाख करोड़ रुपए का विंडो, खाद्य प्रसंस्करण की फैसिलिटीज और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, आज तक सरकारों ने जो भी कुछ किया था वो किया था कि हम लघु अवधि ऋण किस तरह से किसान को दे सकते हैं, उसको तुरंत एक बार के लिए सहायता किस तरह से प्रदान कर सकते हैं, लेकिन खेती को लाभकारी, सस्टेनेबल बनाना और साथ साथ में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य कि उसको आमदनी को दोगुना करना, इस लक्ष्य के साथ में काम करने के लिए हमको प्रसंस्करण को जो है प्रोसेसिंग पे को बल देना पड़ेगा। साथ ही साथ में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का कल इंसेंटिव एक फंड घोषित किया गया, जिसके कारण से लोकल ब्रांड ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं। छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट, हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न भारत में जो है वो अदरक पैदा होती है, दुनिया की बेहतरीन अदरक जो है वहां पैदा होती है, लेकिन उनके पास में क्योंकि प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है और अदरक का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो महंगी पड़ती है, इसलिए उसका कोई उनको मार्केट का मूल्य नहीं मिलता। ठीक है। आज अदरक की जो है डिमांड पूरी दुनिया में, जिंजर एक्सट्रैक्ट की डिमांड है, वहां प्रोसेसिंग प्लांट लगा के, क्लस्टर खड़ा करके एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की संभावनाएं हैं। ठीक है। आज कर्क्यूमिन निकाल के पीछे पूरी दुनिया, सारी दुनिया जो है टर्मरिक लाते पी रही है, सारी दुनिया इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हल्दी का उपयोग करना चाहती है। विश्व की सबसे ज्यादा कर्क्यूमिन कंटेंट वाली हल्दी जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश में पैदा होती है। क्यों ना वहां इस तरह का एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया जाए और कर्क्यूमिन के कैप्सूल्स बनाने से लेकर के और ड्राई कर्क्यूमिन तक बना करके भेजा जाए। महाराष्ट्र का संतरा हो सकता है, कर्नाटक का सीताफल हो सकता है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फल हो सकते हैं जिनके उपज हो सकती है, जिनका प्रसंस्करण करके उस ब्रांड को, लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाया जा सकता है। हम पीस मील में यदि इस पैकेज को देखेंगे तो शायद न समझ पाए सर, लेकिन इन सब विषयों को एक साथ होलिस्टिक मैनर में आप रख करके देखिए, लाइव स्टॉक के लिए, फिशरीज के लिए, बी कीपिंग के लिए, सबके लिए इसमें ये प्लान बहुत अच्छा नजर आता है देखने सुनने में, और लगता है कि इससे बड़ी सारी आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि पैकेज जो है वो लोन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जरूरतमंद के हाथ में पैसा आना चाहिए, सरकार साहूकार की तरह बर्ताव कर रही है। कुछ कहेंगे आप इस पर जाने से पहले? फटाफट आखिरी कमेंट। देखिए, दो तरह के विषय हो सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो है गवर्निंग फिलॉसफी या काम करने का तरीका यह है कि हम लोगों का एम्पावरमेंट करें और एम्पावरमेंट करके उसको अपने पैरों पर खड़ा करें। ठीक। और कांग्रेस की संस्कृति और राहुल गांधी जी की संस्कृति है कि हम एंटाइटल्ड के नाम पर, एमेंट के नाम पर रेवड़ियां बांटें और रेवड़ियां बांट करके एक बार तत्कालिक जो है वो उनसे किसी तरह की अपेक्षा करें। ये एम्पावरमेंट और एंटाइटलमेंट के बीच की लड़ाई है। निश्चित रूप से एम्पावरमेंट करने वाले लोग जो हैं वो दूरगामी सोच के साथ में काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं जी। जब उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले शाम को राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्र में एक नई उत्साह और नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे, राष्ट्र को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रेरित कर रहे थे। और उसी थीम पर मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं। जब 1918 में पेंडेमिक आया था, पूरी दुनिया त्रस्त थी, पूरी दुनिया दुखी थी, करोड़ों लोग मारे गए थे, अनुमान किया जाता है 6 करोड़ लोग मरे थे। उस समय
तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो है घोषणा की थी कि अमेरिका फर्स्ट, हम अमेरिका फर्स्ट के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, देश को नई आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। बॉब विल्सन ने उसके बाद में उसको आगे बढ़ाया और उसका परिणाम हुआ कि 20 साल में अमेरिका जो है दुनिया की महाशक्ति बनकर के खड़ा हुआ। आज भारत के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर के ये बात कर रहे थे कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे आज भारत माता रो रही है। मुझे लगता है भारत माता इसलिए रो रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा भारतीय का सपूत जो है वो 70 साल पहले इस देश में आया, जन्मा होता और प्रधानमंत्री बना होता और 55 साल तक ये निकम्मा राज नहीं रहा होता, तो आज देश जो है दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़ा होता। हम उस रास्ते पर चल पड़े और निश्चित रूप से देश जो है देशवासियों के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत। सरकार ने ये प्लान आगे रखा है आत्मनिर्भर भारत का, आपदा में अवसर तलाशने का। वो सोच जमीनी हकीकत के तौर पर आगे बढ़ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मंत्रियों का ई एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप देश के साथ शेयर करने के लिए।